हेलो। और इस नए गहन विश्लेषण में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सच बताऊं तो आज की जो चर्चा है ना, वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। बिल्कुल। और हमारी जो ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज है, ये खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए डिजाइन की गई है। हाँ, एकदम सही कहा। और सभी एस्पिरेंट्स को मैं बता दूं, ये 16 मार्च 2026 का पार्ट 1 है। तो आज के इस डीप डाइव में हम कई सारे डायमेंशंस कवर करेंगे। और एक बात और, कुछ विषय जो हम आज छुएंगे वो शायद न्यूज में पहले भी आ चुके हैं। तो उन्हें हम एक सॉलिड रिवीजन के तौर पर लेंगे। मतलब बार बार सेम चीज़ को रिपीट करने के बजाय हम उसे एक नए पर्सपेक्टिव से रिवाइज करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। बिल्कुल। रिवीजन तो यूपीएससी की जान है। एकदम। और हाँ, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आपको हमारा ये ज्ञानवर्धक सफ़र और ये जो इन डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं वो पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आज के मिशन की बात करें। हाँ प्लीज़, आज के हमारे सोर्सेज क्या क्या कह रहे हैं? देखिए, आज का दायरा काफी बड़ा है। हम प्राचीन मिस्र और ओडिशा के इतिहास से शुरू करेंगे, फिर वहां से इराक और मंगल ग्रह के भूगोल को समझेंगे। उसके बाद थोड़ा पर्यावरण और नई प्रजातियों की जो खोज हुई है उस पर बात करेंगे, और आखिर में भारत सरकार की कुछ नई ग्रामीण विकास योजनाओं को डिकोड करेंगे। मतलब इतिहास से लेकर अंतरिक्ष और फिर वापस जमीन पर गांवों तक का सफर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मिस्र चलते हैं। वहां का एक प्राचीन शहर है एल अशमुनेन। हाँ, एल अशमुनेन। वहां हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक बहुत बड़ी खोज मिली है। मशहूर फिरौन रामेसिस द्वितीय की एक विशाल चूना पत्थर की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा मिला है। और रामेसिस द्वितीय का शासनकाल तो 1279 से 1213 ईसा पूर्व के आसपास था ना? हाँ, बिल्कुल सटीक। और सबसे दिलचस्प बात इस खोज की ये है कि ये नया टुकड़ा उस निचले हिस्से से एकदम मैच करता है, जिसे करीब एक सदी पहले यानी 1930 के आसपास खोजा गया था। वाओ, मतलब 100 साल बाद जाकर वो मूर्ति पूरी हुई है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यूपीएससी के नजरिए से सिर्फ एक मूर्ति का मिलना उतना क्रूशल नहीं है जितना उस शहर का अपना इतिहास है। अच्छा, तो इस शहर में ऐसा क्या खास है? इस शहर को प्राचीन काल में इसके मूल नाम खमुन से जाना जाता था। खमुन यानी 8 का शहर। और बाद में यूनानियों ने इसे हर्मोपोलिस मैग्ना नाम दिया। हेरमोपोलिस मैग्ना, ये तो काफी जाना पहचाना नाम लग रहा है इतिहास में। हाँ, क्योंकि ये पूरा इलाका प्राचीन मिस्र के ज्ञान और लेखन के देवता थूत को समर्पित था। ओथूत, वही देवता ना जिन्हें इबिस पक्षी के सिर के साथ दर्शाया जाता था, जो साइंस, मैजिक और विजडम के प्रतीक थे। एकदम सही। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुयुगीन विरासत है। मतलब ये सिर्फ किसी एक टाइम पीरियड का खंडर नहीं है। मतलब अलग अलग कालों का प्रभाव है यहाँ। बिल्कुल। यहाँ आपको अखेनातिन के समय के अवशेष भी मिलेंगे, रोमन काल की इमारतें भी मिलेंगी, और यहाँ तक कि 5वीं सदी के ईसाई कॉप्टिक बेसिलिका के खंडर भी मौजूद हैं। तो एक तरह से सत्ताएं बदलती रहीं, धर्म बदलते रहे, लेकिन ये शहर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र के रूप में टिका रहा। बिल्कुल। और यही निरंतरता इसे इतना ऐतिहासिक बनाती है। और अगर ज्ञान और वास्तुकला के संरक्षण की बात हो ही रही है, तो ये सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं था। इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन हमारे भारत के मध्यकालीन इतिहास से भी जुड़ता है। आप गजपति साम्राज्य की बात कर रही हैं ना? हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक नया तेलुगु शिलालेख मिला है, और ये शिलालेख सीधा ओडिशा के गजपति साम्राज्य से जुड़ा है, जिसका समय 1434 से 1541 के बीच था। गजपति साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास का एक बहुत ही रणनीतिक अध्याय है। इसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन पूर्वी गंगा राजवंश के बाद कपिलेंद्र देव ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। इसका विस्तार आप देखिए, उत्तर में हुगली नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था ये साम्राज्य। हुगली से कावेरी, मतलब ये तो एक बहुत बड़ा भूभाग हो गया है। हाँ, और इसी साम्राज्य के प्रतापरुद्र देव के शासनकाल में राजधानी को कटक से कोणार्क स्थानांतरित किया गया था। और जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। लेकिन एक सेकेंड, कोणार्क का सूर्य मंदिर तो बहुत पहले से वहां मौजूद था ना? तो राजधानी को वहां ले जाने का क्या मतलब था? देखिए, राजधानी पर जो स्थानांतरण होता है वो अक्सर सांस्कृतिक और धार्मिक सत्ता को एक ही केंद्र में लाने के लिए किया जाता है। कोणार्क पहले से ही एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था, तो उसे राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनाने से राजा की लेजिटिमेसी यानी वैधता और बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था।
जैसे मिस्र में थूथ ज्ञान के प्रतीक थे, वैसे ही गजपति शासकों ने ओडिया भाषा, कला और साहित्य को एक नया जीवन दिया। बिल्कुल, उनका सांस्कृतिक योगदान बहुत विशाल है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इतना बड़ा साम्राज्य जो हुगली से कावेरी तक फैला था, वो अचानक से ढह कैसे गया? मतलब इतना पावरफुल एम्पायर ऐसे कैसे बिखर गया? अचानक कुछ नहीं होता। कोई भी साम्राज्य जब अपने संसाधनों से ज्यादा बड़ा आकार ले लेता है ना, तो उसकी सीमाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। गजपति साम्राज्य एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा था। मतलब उन्हें हर तरफ से घेरा जा रहा था? हाँ, दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य के शासक लगातार इनके क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। तो विजयनगर के साथ जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसने इनकी इकोनॉमी और आर्मी दोनों को ड्रेन कर दिया होगा। सटीक बिंदु। लेकिन केवल विजयनगर ही नहीं था। उत्तर से बंगाल की सल्तनत और बाद में जो गोलकुंडा सल्तनत थी, उसका दबाव भी लगातार इन पर बढ़ता जा रहा था। और जब इतने सारे मिलिट्री फ्रंट्स खुले हों, तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तो कोलैप्स होगा ही। बिल्कुल। और इसी अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाकर 16वीं सदी के अंत तक मुगलों ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भूगोल अगर बहुत विशाल हो और नीतियां उसे संभाल ना पाएं, तो पतन निश्चित है। भूगोल हमेशा से राजनीति और संघर्ष को आकार देता है। और भूगोल की ये रेलेवेंस आज भी उतनी ही है। अभी हाल ही में एक बहुत दुखद घटना हुई जिसने इराक के भूगोल को फिर से वैश्विक चर्चा में ला दिया है। आप पश्चिमी इराक में हुए उस अमेरिकी विमान क्रैश की बात कर रही हैं? हाँ, वो KC-135 विमान दुर्घटना, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये घटना अपने आप में ट्रैजिक है, लेकिन इसने इराक के वेस्टर्न रीजन की जो अनस्टेबिलिटी है, उसे फिर से हाईलाइट कर दिया है। देखिए, किसी भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर UPSC एस्पिरेंट के नजरिए से इराक का जो मैप है वो एक बहुत ही जटिल पहेली है। तो चलिए इस मैप को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इसकी सीमाएं कुल 6 देशों से लगती हैं। पूर्व में ईरान है, दक्षिण पूर्व में कुवैत है, उत्तर में तुर्की और पश्चिम में सीरिया है ना? हाँ, पश्चिम में सीरिया, दक्षिण पश्चिम में जॉर्डन और दक्षिण में सऊदी अरब। और इसके अलावा फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ पर एक इसकी छोटी सी तटरेखा भी है। तो 6 देश और एक गल्फ। लेकिन सवाल यह है कि इराक का ये जो पश्चिमी हिस्सा है जहां ये क्रैश हुआ, वो रणनीतिक रूप से इतना अशांत क्यों रहता है? सिर्फ बॉर्डर शेयर करने से तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। इसका मुख्य कारण है वहां की टोपोग्राफी। इराक का जो पश्चिमी हिस्सा है वो मुख्य रूप से एक विशाल उपोष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क रेगिस्तान है। मतलब एक खुला रेगिस्तान। बिल्कुल। और ये रेगिस्तान सीरिया और जॉर्डन तक बिना किसी बड़ी प्राकृतिक बाधा के फैला हुआ है। कोई पहाड़ नहीं, कोई घने जंगल नहीं। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां से हथियारों, विद्रोही गुटों और मिलिट्री की जो आवाजाही है वो बहुत आसान हो जाती है। एकदम सही। नेचुरल बॉर्डर्स ना होने की वजह से पोरस बॉर्डर्स बन जाते हैं। इसकी विपरीत अगर आप इराक के उत्तर में देखें तो वहां सिंजार पर्वत हैं। सिंजार माउंट। हाँ, जिनकी ऊंचाई लगभग 4400 या 48 फीट है। अब ये पहाड़ एक प्राकृतिक किले का काम करते हैं, जहां अक्सर माइनॉरिटी ग्रुप्स या आर्म्ड रिबल्स जाकर छिप जाते हैं या शरण लेते हैं। बिल्कुल। भूगोल कैसे सुरक्षा तय करता है, ये उसका क्लासिक उदाहरण है। और अगर हम इराक के भूगोल की बात कर रहे हैं और इसकी जीवन रेखा को छोड़ दें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। दजला और फरात नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। हाँ, ये दोनों नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और इराक की पूरी कृषि और जो अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं पर टिकी है। लेकिन इन नदियों का सोर्स तो इराक में नहीं है ना? नहीं, यहीं तो जल राजनीति या हाइड्रोपॉलिटिक्स का एंगल आता है। इन दोनों नदियों का उद्गम तुर्की में होता है। अच्छा, तो जब भी तुर्की नदियों पर ऊपर की तरफ कोई डैम बनाता है तो नीचे इराक में पानी का संकट आ जाता होगा? बिल्कुल। और इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है। मतलब भूगोल और प्राकृतिक संसाधन कैसे सर्वाइवल को मुश्किल बना देते हैं, ये हम इराक में साफ देख सकते हैं। लेकिन सर्वाइवल का ये जो संघर्ष है ना, ये सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। हाँ, अब हम इराक के रेगिस्तानों से निकलकर अंतरिक्ष के सबसे बड़े रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत ही फैसिनेटिंग है। मैंने पढ़ा था कि वहाँ एक बहुत ही विशाल प्राकृतिक संरचना है, वैलिस मैरिनेरिस, जिसे मंगल ग्रह का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। कहा तो जाता है, लेकिन अगर सच कहूं तो ये तुलना इसके असली आकार के साथ बिल्कुल न्याय नहीं करती। मतलब ये पृथ्वी वाले ग्रैंड कैनियन से बहुत बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा। हमारी पृथ्वी का जो ग्रैंड कैनियन है वो सिर्फ 446 किलोमीटर लंबा है, जबकि मंगल की ये वैलिस मैरिनेरिस घाटी पूरे 4000 किलोमीटर लंबी है। 4000 किलोमीटर? मतलब ये तो हमारी पूरी पृथ्वी के कई देशों से भी बड़ी हो गई।
हाँ, ये मंगल ग्रह की पूरी परिधि का लगभग 20% हिस्सा घेरती है और इसे 1971 में मैरिनर 9 मिशन द्वारा पहली बार खोजा गया था। लेकिन ये इतनी बड़ी घाटी, इतना विशाल गड्ढा आखिर बना कैसे? क्या वहां कोई बहुत बड़ी नदी बहती थी या फिर कोई एस्ट्रॉइड टकरा गया था? इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल रही है। इसकी शुरुआत पानी से नहीं हुई थी बल्कि क्रस्टियल मूवमेंट से हुई थी। क्रस्टल मूवमेंट मतलब भूपर्पटी की हलचल, टेक्टोनिक एक्टिविटी। हाँ, मंगल पर थार्सिस राइज नाम का एक बहुत विशाल ज्वालामुखी उभार है। जब इस मैग्मा ने मंगल की सतह को अंदर से ऊपर की तरफ धकेला तो उस एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से सतह फट गई और बड़ी बड़ी दरारें बन गई। ओके, तो प्राइमरी कारण टेक्टोनिक स्ट्रेस था, लेकिन पानी का तो कोई रोल रहा होगा ना, कटाव या इरोजन के लिए? पानी की भूमिका बाद में आई। उन दरारों को विशाल घाटियों में बदलने का काम पानी के तेज बहाव नहीं किया। और इसका सबूत भी तो मिला है हाल ही में। बिल्कुल, हालिया ऑर्बिटल डेटा से वैज्ञानिकों को वहां फेरिक हाइड्रोक्सोसल्फेट नाम का एक बहुत ही असामान्य लौह सल्फेट मिला है। और ये केमिकल तो आमतौर पर तभी बनता है जब पानी मौजूद हो, है ना? एकदम सही। इस केमिकल की मौजूदगी और घाटी की दीवारों पर जो गहरे नाले और सेडिमेंट्री जमाव हैं, वो ये साबित करते हैं कि कभी वहां विशाल झीलें और पानी का बहुत तेज बहाव रहा होगा। मतलब पानी ने मंगल का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। पानी जीवन के लिए कितना जरूरी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड इस डीप डाइव की शुरुआत में हमने एक बहुत ही जहरीले रसायन का जिक्र किया था। एक्रिलोनाइट्राइल की बात कर रही हैं आप? हाँ, एक्रिलोनाइट्राइल, जो शनि के चंद्रमा टाइटन पर मिला है। अब देखिए, टाइटन पर तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, वहां तो माइनस टेम्परेचर में लिक्विड मीथेन की झीलें हैं। हाँ, और वो बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। तो ऐसे में वो जहरीला रसायन वहां जीवन की शुरुआत कैसे कर सकता है? ये तो एक पैराडॉक्स लगता है। यहीं पर जो केमिस्ट्री है ना, वो सबसे बड़ा चमत्कार करती है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो एक्रिलोनाइट्राइल एक मानव निर्मित, कलरलेस और ज्वलनशील रसायन है जिसका इस्तेमाल हम प्लास्टिक बनाने में करते हैं। और इंसानों के लिए ये कितना टॉक्सिक है? बहुत ज्यादा। इसके संपर्क में आने से सिरदर्द से लेकर दम घुटने यानी एस्फिक्सिएशन तक की समस्या हो सकती है। तो क्या टाइटन की उस जमा देने वाली ठंड में ये रसायन रिएक्ट नहीं करता? देखिए, टाइटन का जो वातावरण है वो पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहां ऑक्सीजन नहीं है। कंप्यूटर मॉडल्स दिखाते हैं कि तरल मीथेन के अंदर एक्रिलोनाइट्राइल के अणु आपस में जुड़कर एक लिपिड बाइलेयर जैसी संरचना बना सकते हैं। लिपिड बाइलेयर मतलब जैसे हमारी सेल्स या कोशिकाओं के बाहर एक झिल्ली होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है? बिल्कुल वैसा ही। टाइटन पर यह रसायन बिल्कुल वैसी ही एक लचीली झिल्ली बना सकता है, जिससे वैज्ञानिकों ने एजोजोम नाम दिया है। वाओ, एजोजोम! ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली बात है। मतलब जो केमिकल पृथ्वी पर हमारी जान ले सकता है, वही टाइटन के मीथेन आधारित वातावरण में नए सेल स्ट्रक्चर्स बना रहा है। प्रकृति हमेशा अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। हम जीवन को सिर्फ पृथ्वी के चश्मे से नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम अपने पर्यावरण की, पृथ्वी की बात करें तो इंसानी गतिविधियों के कारण हमारे अपने कई जीव आज संघर्ष कर रहे हैं। आप चंबल के मुद्दे की तरफ इशारा कर रही हैं? हाँ, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वहां हो रहे सैंड माइनिंग या रेत खनन को लेकर स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लिया है। ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से। तो थोड़ा हमारे एस्पिरेंट्स को इस अभयारण्य का ज्योग्राफिकल फैलाव समझाइए। देखिए, ये अभयारण्य करीब 425 किलोमीटर लंबा एक 3 राज्य संरक्षित क्षेत्र है। मतलब ये 3 राज्यों की सीमाओं पर फैला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो भी काफी यूनिक है ना? हाँ, यहाँ का कठियार गिर शुष्क पर्णपाती वन इकोसिस्टम दुनिया में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। इसके अलावा मैंने सुना है कि रेड क्राउन रूफ टर्टल और जो हमारी गंगा डॉल्फिन है वो भी यहाँ पाई जाती है। बिल्कुल, ये सभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, रेत खनन से डॉल्फिन या घड़ियाल को सीधा नुकसान कैसे पहुंचता है? मतलब पानी तो नदी में है, वो तो वहीं रहेंगे। समस्या पानी की मात्रा की नहीं है, समस्या उन रेतीले किनारों की है। घड़ियाल और जो दुर्लभ कछुए हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए धूप सेकनी होती है, जिसे बास्किंग कहते हैं। ओह, तो उन्हें वो रेतीले किनारे चाहिए होते हैं आराम करने के लिए? सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, अंडे देने के लिए भी। उनके प्राकृतिक प्रजनन केंद्र इन्हीं शांत किनारों पर होते हैं। अब जब भारी मशीनें नदी से रेत निकालती हैं तो वो इन किनारों को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं।
मतलब उनके अंडे देने की जगह ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और अगर अंडे सेने की जगह ही नहीं बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां जन्म कैसे लेंगी? ये सीधा उनके सर्वाइवल पर हमला है। ये तो सच में उनके घरों को उजाड़ने जैसा है। और जब कोई इकोसिस्टम इस तरह खतरे में आता है तो उसका असर पूरी फूड चेन पे पड़ता है। इसी वजह से बायोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स हमेशा नए जीवों की खोज पर इतनी बारीक नजर रखते हैं। हाँ, क्योंकि नई प्रजातियों का मिलना एक पॉजिटिव साइन होता है पर्यावरण के लिए। और अभी हाल ही में पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। बिल्कुल। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो वहां एम्ब्लिसेप्स वायव्य नाम के एक नई कैटफिश खोजी गई है। वायव्य, इसका नाम बहुत ही सटीक रखा गया है क्योंकि मराठी और कोंकणी भाषा में वायव्य का अर्थ उत्तर पश्चिम होता है। हाँ, जो पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इसकी जो मौजूदगी है उसे दर्शाता है। लेकिन ये कैटफिश रहती कहाँ है? ये कोई गहरी नदी की मछली है? नहीं, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा की जो उथले पहाड़ी झरने होते हैं वहां पाई जाती है। इसका शरीर ऐसा है कि ये नदी के तल में मौजूद कंकड़, रेत और पत्थरों के बीच आसानी से छिप सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग और निचली दिबांग घाटी में भी कुछ नई डिस्कवरी हुई है। हाँ, वहां यूडेमोप्सिस जीनस की 2 नई पतंगों यानी मॉथ्स की प्रजातियां मिली हैं। क्या नाम है इनके? इनके नाम हैं हनालियंसिस और गोबुका। ये नाम तो काफी लोकल लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनके नाम उन स्थानीय जगहों हुनली और गोबुक के नाम पर रखे गए हैं जहां इन्हें खोजा गया था। लेकिन इन पतंगों के मिलने में इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अब तक पूरी दुनिया में यह माना जाता था कि यूडेमोप्सिस जीनस केवल चीन, जापान या वियतनाम जैसे देशों तक ही सीमित है। ओह, तो भारत में इनकी मौजूदगी पहली बार रिकॉर्ड की गई है? बिल्कुल। और ये साबित करता है कि हमारे पूर्वोत्तर की जैव विविधता कितनी समृद्ध है और अभी भी बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मुझे लगता है ये नई कैटफिश और पतंगे हमारे पर्यावरण के लिए किसी गाड़ी की चेक इंजन लाइट की तरह काम करती हैं। चेक इंजन लाइट? वो कैसे? मतलब जैसे वायव्य नाम दिशा बताता है, वैसे ही इन जीवों की उपस्थिति उस इकोसिस्टम की हेल्थ की दिशा बताती है। अगर ये नाजुक जीव आज भी पनप रहे हैं तो मतलब वहां इंसानी दखल कम है। बिल्कुल। जिस दिन ये गायब हुए समझो वो पूरा जंगल या झरना खतरे में है। तो पर्यावरण को बचाना तो एक चैलेंज है ही, लेकिन साथ ही हमारे प्रशासकों के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती है और वो है ग्रामीण भारत का आधुनिकीकरण। हाँ, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसी दिशा में दूरसंचार विभाग यानी डीओटी का एक नया पायलट प्रोजेक्ट न्यूज में है जिसे समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा कहा जा रहा है। फिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, तो ये फिजिटल वर्ड थोड़ा कैची है। फिजिकल और डिजिटल का मिश्रण। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ गांव में इसके तहत समृद्धि केंद्र खोले गए हैं। ये एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है। लेकिन ये केंद्र असल में करेंगे क्या? क्या ये सिर्फ वो पुराने इंटरनेट कैफे का कोई नया रूप है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव हैं। ये केंद्र भारत नेट की जो हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी है उसका सीधा उपयोग करेंगे। मतलब जमीनी समस्याओं के डिजिटल समाधान देंगे। बिल्कुल। जैसे शिक्षा के लिए वहां AR और VR आधारित स्मार्ट क्लासरूम होंगे। गांवों के बच्चे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से पढ़ेंगे। ये तो कमाल है। हाँ, इससे वो आभासी दुनिया में साइंस के प्रयोग कर सकेंगे। और कृषि के क्षेत्र में ये IoT आधारित सेंसर से मिट्टी की जांच करेंगे और किसानों को ड्रोन के जरिए खेतों में सटीक छिड़काव की सुविधा देंगे। वाह! और हेल्थ या इकोनॉमी के लिए कुछ है इसमें? हेल्थ के लिए टेली कंसल्टेशन है और स्थानीय उद्यमियों के लिए ONDC नेटवर्क के जरिए ई-कॉमर्स की सुविधा भी वहीं मिलेगी। मतलब गांव के इंसान को अब शहर भागने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं बैठे बैठे वो सारी तकनीकी सुविधाएं मिल जाएंगी जो उसकी जिंदगी आसान बनाती हैं। ये रूरल इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जब ग्रामीण विकास की बात आती है तो बुनियादी जरूरत पानी को हम कैसे भूल सकते हैं। अभी जल शक्ति मंत्रालय ने एक नई सुजल गांव ID जारी की है। हाँ, ये डेटा आधारित गवर्नेंस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये जल जीवन मिशन का ही एक्सटेंशन है ना? बिल्कुल। जल जीवन मिशन जो कि 2019 में शुरू हुआ था, इसका मूल लक्ष्य क्या था? हर ग्रामीण घर में नल से साफ पानी पहुंचाना। लेकिन इतने विशाल देश में इतने बड़े पाइपलाइन नेटवर्क को मैनेज करना और पारदर्शी रखना तो एक बुरा सपना हो सकता है। वही सबसे बड़ी समस्या थी।
जमीन के नीचे दबी पाइपलाइनों में पानी पहुंच भी रहा है या नहीं, या कहीं फंड की चोरी तो नहीं हो रही, ये मॉनिटर करना बहुत मुश्किल था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डिजिटल सुजल गांव आईडी बनाई गई है। मैंने पढ़ा था कि इसे 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 67,000 सुजलम भारत आईडी के साथ लिंक किया गया है। हाँ, और इसका फायदा ये होगा कि ये हर गांव के जल आपूर्ति नेटवर्क को पूरी तरह से डिजिटली मैप कर लेगी। पानी का स्रोत कहाँ है, बुनियादी ढांचा कैसा है, ये सब रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। मतलब तकनीकी रूप से ये पानी की सप्लाई के लिए एक प्रकार का आधार कार्ड बन गया है। आप इसे ऐसा कह सकती हैं। इससे सिस्टम में जो लीकेजेस हैं वो कम होंगे। वैसे हमारे जो यूपीएससी के उम्मीदवार हैं उनके लिए इस जल जीवन मिशन का फंडिंग मॉडल याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैं बता दूं कि सामान्य राज्यों के लिए इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50 है, और जो हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके लिए ये 90-10 का रेशियो है। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तो 100% फंडिंग केंद्र सरकार ही देती है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमने वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है। बहुत सारे डायमेंशंस कवर किए आज हमने। हाँ, मिस्र के एल एशमुनन में थूत के ज्ञान और बहुयुगीन विरासत से लेकर भारत में गजपति साम्राज्य के पतन के जो रणनीतिक और सैन्य कारण थे उनको समझा। इराक के उस अशांत रेगिस्तानी भूगोल को मैप किया, मंगल ग्रह की वेलिस मेरिनेरिस घाटी कैसे बनी वो जाना, और टाइटन पर एक्रिलोनिट्राइल के उस रासायनिक चमत्कार को भी डिकोड किया। और साथ ही हमने देखा कि चंबल में रेत खनन से घड़ियालों को क्या खतरा है, नई खोजी गई कैटफिश और पतंगें कैसे हमारे इकोसिस्टम की चेक इंजन लाइट है, और आखिर में फिजिटल केंद्रों और सुजल गांव आईडी के जरिए भारत का ग्रामीण ढांचा कैसे डिजिटल हो रहा है। तो ये एक फुल पैकेज रिवीजन था आज। तो सभी एस्पिरेंट्स को एक बार फिर याद दिला दूं कि ये 16 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 था। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के लिए बहुत क्रूशियल हैं, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। और हाँ, अगर ये डिस्कशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चर्चा समाप्त करने से पहले मैं आज के ही इन विषयों से जुड़ा एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल श्रोताओं के विचार के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर बताइए। देखिए, एक तरफ हम समृद्ध ग्राम और सुजल गांव आईडी के जरिए ग्रामीण भारत का तेजी से डिजिटल और भौतिक विकास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। हाँ, जो कि जरूरी भी है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को पूरा करने के लिए चंबल जैसी नदियों में हो रहे रेत खनन के कारण हमारी जैव विविधता खत्म हो रही है। ये तो सीधा सीधा डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का क्लैश है। यही मेरा सवाल है। भविष्य के प्रशासक और नीतिकार होने के नाते इस पर विचार कीजिए। क्या भारत का ये जो तीव्र डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम है और हमारा पारिस्थितिक संरक्षण है, क्या ये दोनों कभी एक साथ शांति से सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्ट कर सकते हैं? या फिर 21वीं सदी में हमें विकास की इस पूरी परिभाषा को ही फिर से बदलने की आवश्यकता है? ये बहुत ही गहरा और जटिल सवाल है, और विकास तथा प्रकृति के बीच के इसी धुंधले संतुलन के विचार के साथ आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। आप सभी ऐसे ही विश्लेषण सुनते रहें और अपनी तैयारी को निरंतर धार देते रहें। नमस्कार।